बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। सब्जेक्ट है कोऑपरेशन इज एन अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। आज के टॉपिक है ए कोऑपरेशन इज द मेजर टूल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी इन 21st सेंचुरी बाय पीबीएसपी। बी विजुअलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अशोका the Great is the biggest utility of cooperation for social transformation movement in 21st century. And C, empathy is the milestone for cooperation. आज के टॉपिक के ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत डॉक्टर तीरथ बाला मैडम। मैडम, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज के इस टॉपिक के ऊपर अपना वक्तव्य दें। थैंक यू प्रियंका जी। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के साथ जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। आज जैसे हम पिछले 4 दिनों से कोऑपरेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक है कोऑपरेशन के अंडर जैसे सब हेडिंग थे हमारे, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एज कोऑपरेशन एज अ मेजर टूल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी इन 21st सेंचुरी बाय पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, एंड ऑल्सो द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अशोका द ग्रेट as a biggest utility of cooperation for the social transformation movement. And third part is empathy, a new word to the for the Bahujan Samaj to understand what is empathy. So सहकारियों, जैसे कि हमें धीमंत रानू जी और डॉक्टर प्रवीण जी ने हमने अच्छे से जो कॉपरेशन है उसके प्रिंसिपल्स, उसकी वैल्यूज और उसका जो कंसेप्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने उसके बारे में जाना, कि जैसे कल डॉक्टर धीमंत पीआर सर ने भी हमें बताया कि 100 साल लग गए कॉपरेशन की जो डेफिनेशन है उसको तैयार करने में। तो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? कॉपरेशन इज वेरी मच नीडेड बिकॉज जो अगर हम भारत देश की बात करें, जो तो इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉपरेशन का कंसेप्ट है वो तो ये है कि हमने एक डेवलपमेंट लेके आनी है पूरे वर्ल्ड में। बट हमारा जो भारत देश है इसमें कॉपरेशन क्यों ज्यादा जरूरत है? इसकी जो जरूरत है उसके जो रीजंस हैं वो डिफरेंट हैं। बहुजन समाज जो है भारत देश में वो छोटे छोटे जातियों में बटा हुआ है, कास्ट ग्रस्त है, एनक्लोज्डनेस ऑफ माइंड है, बंद बॉक्सेस हैं, सोशल एंडोस्मोसिस जिसको हम कहते हैं कि घुल मिल जाना, एक दूसरे के दुख को दुख समझना, सुख को सुख समझना। तो वो जो फीलिंग है वो बहुजन भारत देश में नहीं है। और देखा देखी में बहुजन समाज तो बहुत ही ज्यादा, जैसे हम देखते हैं कि 6743 जातियों में बंट चुका है। तो इसलिए इट इज द नीड ऑफ द आर्ट्स। शुरू से जरूरत थी, लेकिन अब जैसे 21st सेंचुरी में आके उसके भी 21 साल is going on, 21st year is going on of 21st century. Even then we are lagging behind in our own country. We are lagging behind in our own country. अपने देश में ही हम अपने एक जो एक जैसे कह लो कि उच्चतम जो सो कॉल्ड प्रीस्ट क्लास कह लो या उच्च जातीय समाज कह लो, कि उनसे पीछे हम कितना रह गए हैं। तो वी आर लैगिंग बिहाइंड। दैट इज द रीजन कि जो भाईचारे की जो जरूरत है वो बहुत ही मतलब अटमोस्ट नीडेड है एट टाइम। और इस भाईचारे को अगर हमने लेके आना है अपने समाज में, अपनी किसी भी जो कोई भी हम संगठन चला रहे हैं, जो कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कोई चाहे हमारे घर की ही बात ले लो, तो उसमें कॉपरेशन इज द बिगेस्ट वेपन टू मीट द चैलेंजेस ऑफ कास्ट सिस्टम। क्योंकि ये जो सीढ़ीनुमा ढांचा जो जिसमें हम बटे हुए हैं, उसके जो चैलेंजेस है उसको सिर्फ और सिर्फ कॉपरेशन के साथ ही हम उसके साथ हम लड़ाई लड़ सकते हैं। वो एक बिगेस्ट वेपन के तौर पर काम करती है। जैसे हमने देखा कि थिंकिंग स्किल इज द बिगेस्ट एंटीवायरस अगेंस्ट द कास्ट वायरस। तो उसी तरह उस कास्ट, जब हम थिंकिंग स्किल अटेन कर लेंगे तो फर्दर अगर हमने सक्सीड करना है तो वी हैव टू अडॉप्ट कॉपरेशन। तो ये एक ऐसा डायनामाइट है जिसकी बाबा साहब बात करते हैं कि इस डायनामाइट से ही, इस कॉपरेशन के डायनामाइट से ही हम जो मनुवादी सिस्टम है उसका जो अनजस्ट सोशल ऑर्डर है, कि जिसमें जस्टिस नहीं है, जिसमें किसी बंदे की लियाकत नहीं देखी जाती, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है समाज को वो नहीं देखा जाता, सिर्फ उसका कास्ट देके उसको हम उसके कास्ट के लेवल के हिसाब से हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये जो अनजस्टिसनेस हमारी सोसाइटी में है
उसको हम उसका जो उसकी जो दीवारें हैं उसको सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेशन के डायनामाइट से ही हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आगे नहीं हो रहा प्रियंका जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो बच्चे, स्वीटी को भेजना। स्वीटी, स्वीटी ओके नहीं हो रहा ना, मारेंगे कि यूर स्क्रीन। प्रियंका जी, अब कहाँ गायब भाई? कितों होना नेक्स्ट? Am I audible to everyone? प्रियंका जी, हाँ जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? हाँ हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना। चल, तो सहकारियों, मैं अपनी बात आगे रखती हूँ। तो ये जो हिंदू सोसाइटी है, इसमें जो एक एसोसिएटेड फीलिंग होती है लिविंग की, कि इकट्ठे रहना, तो वो जो एक यूनिफाइड लाइफ या कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ओन बीइंग, अपनेपन की जो फीलिंग है वो हिंदू सोसाइटी में मिसिंग है। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्यूट नीड है कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करें, हम अपने समाज को एजुकेट करें और इम्प्लीमेंट करें। हम जो कॉपरेशन का कंसेप्ट है उसी से ही, कॉपरेशन से ही हम ये जो हमारा सीढ़ी नुमा ढांचा है, जो अनजस्ट, जो इनह्यूमन बिहेवियर है हिंदू सोसाइटी का, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इसको, जैसे जो हमारे ग्रेट बाबा साहब हैं, जो ग्रेट सोशल फिलोसोफर थे, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से, जैसे कास्ट इन इंडिया में उन्होंने विश्लेषण किया था कि ये जो कास्ट का जेनेसिस है, जिसे ये जो बना है, इसका मैकेनिज्म ही इसलिए है कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उस पर कुछ लोगों का एकाधिकार रहे, और शोषण के लिए ही इसको कास्ट को बनाया गया है। तो इवन उसमें वुमेन्स भी इन्वॉल्व थी, जैसे हम सती प्रथा, बाल विवाह और एनफोर्स विडोहुड की बात करते हैं। तो बाबा साहब जो थे, जो ग्रेट बाबा साहब हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने इसको अच्छे से जब समझ लिया था, तो उन्होंने 15 मार्च 1947 को ही शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड फेडरेशन की तरफ से उन्होंने एक मेमोरेंडम तैयार किया था कि उनको जब था कि नाउ वी आर गोइंग टू लिव इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो जब ये फाइनल हो गया था कि अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने एक मेमोरेंडम तैयार किया था, जिसको बाद में उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटीज में एक बुकलेट के रूप में आज हम देख सकते हैं। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था, जैसे हमने पिछले जो 4 लेक्चर्स में पढ़ा, कि उसका कॉन्सेप्ट भी कॉपरेशन पर ही बेस्ड था,
क्योंकि ये बाबा साहब की सोच थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा पार्लियामेंट में, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए फंक्शन कि उसने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है. It is not only to prescribe the shape and form of political structure of the society, but it should be equally essential to prescribe the economic structure as well. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं उसमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, उसको भी डिफाइन करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. तभी हम इस देश में जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको हम लॉन्ग रन तक सस्टेन कर सकते हैं. इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि हमें बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है. इसीलिए उन्होंने जो बोल्ड स्टेप उसमें लिए, इतने बड़ा उन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया, मॉडिफाइड कॉपरेशन इन बिग इंडस्ट्रीज उन्होंने दिया, और नेशनल कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट दिया इन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में. और उसी में से जैसे हमने देखा कि अमूल का जो इतना बड़ा जो बिजनेस था, वो भी एक कॉपरेशन की जो उनकी एफर्ट्स थी, उसी का वो एक आउटपुट थी. तो यहाँ से सहकारियों में ये है कि जो सोशल एफिशिएंसी है उसको हम बिना कोऑपरेट किए, उसको हम अपनी सोसाइटी के किसी भी फील्ड में कोई भी प्रोग्रेस हम नहीं ला सकते जब तक हमारे में कोऑपरेशन नहीं है. तो विद कोऑपरेशन वी विल बी इंडिविजुअली एफिशिएंट, और इसी से सोशल एफिशिएंसी आएगी, और इसी से फिर हमारा जो देश है, जो हमारा समाज है, उसकी प्रोग्रेस होगी. सो कोऑपरेशन से ही ये जो एक सेपरेटनेस की फीलिंग है, जो बंद बॉक्सेस की फीलिंग है, तो कोऑपरेशन ही एक इंसान को शेयरर या पार्टनर की फीलिंग देती है कि कोऑपरेशन मेक द इंडिविजुअल अ शेयरर और पार्टनर इन द एसोसिएटेड एक्टिविटी, so that individual feel the success as his or her success, and failure of any activity take the failure of his or her self. तो अगर कोई भी हम मिशन लेके चलते हैं, तो अगर उसमें सहकारिता है, अगर उसमें कास्ट की बंदिशें नहीं है, तो वो मिशन जब हम कामयाबी की ओर जाता है, तो उसकी सक्सेस जो है वो पूरा समाज अपनी सक्सेस फील करेगा. और अगर वो मिशन कहीं फेलियर होता है, तो हम सारे उसको अपना फेलियर मानेंगे. बट ये तभी होएगा जब एक कास्टलेस सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो निर्माण होएगा. उसके लिए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम अपनी तरफ से जो वर्क कर रही है, उसके अंतर्गत हम जो ये सारे लेक्चर जो 5 हेड्स हैं इसके पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के, कास्ट को समझना, अपने महापुरुषों के एजुकेशन फिलॉसफी को जानना, और फिर थिंकिंग स्किल को अप्लाई करते हुए कोऑपरेशन के साथ एक कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण करना. तो ये जो है, तो इस तरह वी कैन से कि ये जो कोऑपरेशन है, ये एक सोशल फोर्स है, ये एक पोटेंशियल फोर्स है फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट. ये अपने आप में मीन्स भी हैं और एंड भी हैं. मतलब अगर हमने कोई चीज अचीव करनी है, उसके लिए जो हमने एफर्ट्स करनी है, तो वो एफर्ट्स भी कोऑपरेटिव एफर्ट्स हैं, और जो एंड पे हमें मिलेगा वो भी एक कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास ही मिलेगी. तो तभी वी कैन से दैट इट इज इटसेल्फ अ मीन्स एज वेल एज एन एंड इन इटसेल्फ. तो cooperation is the beginning and cooperation is the end of our mission. So ये जो हमारा social system है, इसमें we can't afford to ignore. आज की जो हमारे social system में जो कमियां हैं, हम उसको ignore नहीं कर सकते. अगर हम ये कहें कि कास्ट को एड्रेस किए बिना हम एक बहुजन समाज का निर्माण कर लेंगे, जहाँ कॉपरेशन का कंसेप्ट दिए बिना हम एक इंटेलेक्चुअल क्लास तैयार कर लेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल. सो सोशल सिस्टम को अगर हमने अपग्रेड करना है, तो इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं एट प्रेजेंट, अनथिंकिंगनेस, और जो छोटे छोटे डिविजन्स में बटा हुआ समाज है, अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, तो ये जो इसकी मेन प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें एड्रेस करना होएगा. उनको बिना एड्रेस किए, उनको इग्नोर करते हुए हम जो अपने सोशल सिस्टम में जो चेंज लाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है. सो वी कैन से कि जो कोऑपरेशन है, ये एक ऐसी सोशल फिलॉसफी है जिसका अल्टीमेटली जो एम होएगा वो होएगा क्रिएशन ऑफ अ जस्ट सोसाइटी और अ बेटर सोसाइटी. नाउ आई कम टू माय मेन टॉपिक, जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है, हाउ इट कैन वर्क. इसका क्या आइडिया है, तो कैसे ये जो मेजर टूल इन्होंने कोऑपरेशन को क्यों बनाया है.
तो व्हाई लाइक कोऑपरेशन इज द मेजर टूल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी इन 21st सेंचुरी। तो इसमें जो जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे चारों सब्जेक्ट कह लो, लेसन्स कह लो, तो अल्टीमेटली वो दे फॉल इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास, कोऑपरेटिंग क्लास। तो हमारा इसी तरह जो हमारा पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है, इसका भी जो अल्टीमेट जो एम है वो वही है कि हम एक नेशनल कोऑपरेटिंग इंटेलिजेंट क्लास का निर्माण करें। क्यों? क्योंकि जैसे बाबा साहब भी कहते हैं कि किसी भी समाज में जो उसकी इंटेलेक्चुअल क्लास है उसी को ही, वो सिर्फ 2 या 3% ही होती है हर सोसाइटी में, और पूरे का पूरा जो रिमेनिंग समाज है वो उसको फॉलो करता है। एट प्रेजेंट जो हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास है, सो कॉल्ड जो जो हमारी शासन करता है, क्योंकि हम तो किसी गिनती में भी आते नहीं है, तो जो रूल कर रहे हैं एट प्रेजेंट वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल क्लास कहलाते हैं। बट बाबा साहब कहते हैं कि उनमें जो एक रीजन एंड मोरालिटी की बहुत कमी है, उन पे हम नहीं छोड़ सकते। अगर हमने अपने समाज का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन करनी है, तो जो एट प्रेजेंट हमारी हिंदूवादी सोच वाली, ऊंच नीच की सोच वाली जो इंटेलेक्चुअल क्लास एट प्रेजेंट जो एग्जिस्ट कर रही है हमारे भारत देश में, उसमें रीजन या मोरालिटी की कमी है, तर्क या दलील वो नहीं कर सकती, वो अपने जो मिथ्स हैं उससे बाहर वो नहीं निकल सकती। तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर जो तबका जिनको उन्होंने लाइक अपने अंडर किया हुआ है, जो मार्जिनलाइज समाज है, जो समाज विच इज एट द रिसीविंग एंड, सोसाइटी विच इज एट द रिसीविंग एंड, जैसे हम हैं, बहुजन समाज है, तो हम में से ही इंटेलेक्चुअल क्लास को बाहर निकल के आना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए ही पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है। तो अल्टीमेट जो एम है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का, दैट इज टू क्रिएट नेशनल कोऑपरेटिंग इंटेलिजेंट क्लास। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वो कैसे बनेगी, उसके लिए जो हमें हमारे जो समाज में जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर है कि जो कास्ट की धारणा है कि ये तो लाइक हमारे पिछले कर्मों का है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, गॉड मेड है, एटर्नल है, तो ये जो धारणा है इसको हमें बदलना होगा, इसको हमें अच्छे से समझना होगा, कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, वो समझ के फिर हमें इसको ब्रेक करना होगा। ये जो क्लोज्ड बॉक्सेस में जो हमें इन्होंने फिक्स कर रखा है उससे हमें बाहर निकलना होगा। तो वो हम कैसे निकलेंगे? वो हम जो हमारे बहुजन, जो हमारे फिलोसफर थे, उनको हमें पढ़ना होगा, उनकी फिलॉसफी को जानना होगा, जिसमें सबसे पहले हमारे जो तथागत बुद्ध आते हैं, जो कहते हैं कि नो द ट्रुथ एज ट्रुथ एंड अनट्रुथ एज अनट्रुथ, अपो दीपो भवा। जो कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो पुरानी वेदों ग्रंथों में लिखी हुई है, या इसलिए भी मत मानो कि बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, या इसलिए भी मत मानो कि हमारे बड़े बुजुर्ग उसको फॉलो करते हैं। नो, हमने पहले उसके पीछे कारणों को ढूंढना है, उसकी रियलिटी को जानना है, फिर उसको हमने मानना है। अपो दीपो भव। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, ये हमें जो हमारा नॉर्मल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो हमें पढ़ाई नहीं जाती। उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अगर वो एजुकेशन सिस्टम में हमें वो पढ़ा दिया जाएगा तो फिर तो जैसे कहते हो कि एक रिवोल्ट, एक रेवोल्यूशन आ जाएगी। तो ये हमें जो स्कूल कॉलेजेस की शिक्षा उसमें तो नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें इसी तरह पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम जो है, जो क्योंकि इसी लाइन पे कोई भी वर्क नहीं कर रहा, जितनी भी जैसे साहब पी.आर. अम्बेडकर सर कहते हैं कि कोई लाइक पॉलिटिकल विंग को मजबूत कर रहा है, कोई रिलीजियस विंग को मजबूत कर रहा है, नो प्रॉब्लम, बट जो सामाजिक, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो जो उसकी गैर राजनीतिक जो जड़ें हैं, जिनमें इतनी ज्यादा लाइक कह लो कि अज्ञानता है, रूढ़िवादी सोच के हम आज भी शिकार हैं, तो ये जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है इसको किसने हैंडल करना है? तो जैसे हमने शुरू से जाना ही है कि जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है, ये साफ श्री कांशीराम जी का सपना था,
अभी हम इसकी बर्थ एनिवर्सरी भी मनाने जा रहे हैं परसों 25 जुलाई को। तो 1998 में उन्होंने जैसे स्टार्ट करा और पीआर सर्विस का कन्वीनर उन्होंने बनाया। तो उसके अंतर्गत ये जो सारा हमने अपने महापुरुषों की फिलॉसफी है उसको जानना है, क्योंकि इट इज अ फैक्ट कि जब हम लाइक एक लमसम टाइम देते हैं अपने 24 आवर्स में से कुछ समय हम देते हैं अपने बहुजन नायकों को जानने का, तो ये डेफिनेटली एक चेंज आती है, डेफिनेटली एक चेंज आती है हमारे में कि हाँ भी वाकई जैसे अगर हम गुलामगिरी पढ़ लें, जब कास्ट इन इंडिया पढ़ लें, जब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लें, तो वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट आवर सफरिंग कि हम क्यों सफर कर रहे हैं। तो जब हम उसको जान पाएंगे तो फिर हम उससे निकलने का कोई कारण, कोई साधन भी ढूंढेंगे। तो ये जो एजुकेशन फिलॉसफी है, तो जैसे हम पंजाब में अपने गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मनाते हैं, कितने सालों से मना रहे हैं, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है वो कहना क्या चाह रहे थे वो तो हमें नहीं पढ़ाते, हम तो बस माथा टेक के आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लंगर होता है लंगर खा के आ जाते हैं। बट जो उनकी एजुकेशन फिलॉसफी थी वो तो तभी बोल गए थे कि जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात, मानस एक न हो सके जब तक जात न जात। तो केले के पत्तों की तरह जात के अंदर जात है, तो मानस जो मनुष्य है वो तब तक एक नहीं हो सकता वो तब तक कॉपरेट नहीं कर सकता, तब तक वो कोई संगठन नहीं बना सकता जब तक जात की बंदिशों को हम तोड़ नहीं सकते। इसी तरह उन्होंने एजुकेशन के लिए भी कहा, प्राधीनता पाप है जान ल्यो रे मीत, रविदास दास प्राधीन से कौन करे है प्रीत। तो गुलामी और एजुकेशन का उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। तो ये चीजें तो हमें वहां पे नहीं पढ़ाई जाती। तो इस तरह हमने ये जो उनकी एक्चुअल में एजुकेशन फिलॉसफी उसको जानना है। और इसी तरह थिंकिंग स्किल, जैसे भी आगे भी लेक्चर है कि अशोका दी ग्रेट, अशोका दी ग्रेट जो उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, तो कैसे बना? थिंकिंग स्किल को अप्लाई करके। तो थिंकिंग स्किल को हमने समझना है, कॉपरेशन को तो हम पढ़ ही रहे हैं पिछले 4 दिनों से, और इन सब से ही जो रिकंस्ट्रक्शन होएगा हमारी सोसाइटी का। तो सेकंड इसमें जो पीबीएसपी में है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द वेलफेयर स्टेट। जो एक्सपीरियंस है उसको भी हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि जब हम किताबें पढ़ते हैं उससे तो हमें जस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्सपीरियंस जो है वो तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को बार बार उसको अंडरस्टैंड करना। एक्सपीरियंस में जैसे हम प्रोफेसर जॉन डेवी हमें बताते हैं, इसके 2 पार्ट हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मीन्स कि जब हम उसको कर रहे हैं, और पैसिव जब हम उसको एंड पे रियलाइज करते हैं कि हमने इसमें अच्छा किया कि बुरा किया। तो ये जो एक्टिव एंड पैसिव है कि जब तक हम हमने कोई काम करा और जब तक हमने उसको हमारे उस एक्शन को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कि वो अच्छा था कि बुरा था, उसे हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तब तक वो एक्सपीरियंस पूर्ण नहीं कहलाता। इसी तरह हमें कोई हमें अचीवमेंट मिल जाती है बट उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट कम होती है। जैसे मान लो कोई बच्चा है सिफारिश से पास हो जाए, वो पढ़े नहीं, तो वो फिर उसका पूर्ण एक्सपीरियंस नहीं कहलाएगा। तो इस तरह एक्सपीरियंस जो है, लाइफ इन इटसेल्फ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से ही हमने सीखते जाना है। तो अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस बाय द एक्सपीरियंस फॉर द एक्सपीरियंस। सो एजुकेशन भी एक हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस उनको रिकंस्ट्रक्ट करने का एक साधन है, और लाइफ इन इटसेल्फ इज एजुकेशन। और इसी में जो हम एक्सपीरियंस डेली ले रहे हैं उससे हमने सीखते हुए, लाइक अगर हमने कोई हमने एक्शन किया, उसका हमें एंड पे उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या आया, उसको हमने रियलाइज करके देन वी कैन से कि हाँ हमें इस चीज का एक्सपीरियंस अब हुआ है। तो ये जो वेलफेयर स्टेट हमने बनानी है, इसमें जो हमें खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे हमने सीखना है। जैसे कि कह लो कि साहब श्री कांशीराम जी के बाद कितने संगठन बने, जब बाबा साहब के बाद कितने संगठन बने, तो उससे हमने अल्टीमेटली क्या पाया, एंड रिजल्ट क्या है। अगर हम उससे नहीं सीखते तो फिर तो लाइक जैसे पहले इतने साल बीते हैं और साल बीत जाएंगे।
तो ये जो है कि जो आज तक हमारी लाइफ में घटित हुआ उससे हमने वही एक्सपीरियंस लेते हुए फ्यूचर में हमने बेटरमेंट लेके आनी है। जैसे हम कहते हैं ना कि वी कैन एनालाइज द पास्ट बट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अवर फ्यूचर। पास्ट को एनालाइज करते हुए हमने अपने बेटर फ्यूचर के लिए अपने जो पुराने एक्सपीरियंस है उनको हमने एक्शन में लेके आना है, उसको हमने बेटरमेंट के लिए यूज करना है। तो इसी तरह जो हमारा मेंटल एटीट्यूड है उसको भी हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है। जैसे आज ही धीमा सर का मैं लेक्चर सुन रही थी कि ये कहना कि मैं सोचता हूं, ये तो सारे सोचते हैं, लेकिन ये कहना कि मैं ये करने के लिए सोच रहा हूं, आई थिंक आई कैन, एंड देन कि मैं ये करूंगा, आई कैन डू। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल एटीट्यूड है कि हमने अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। ऐसे नहीं सोचना कि भी ठीक है, लाइक हम तो 5th वर्ण में आते हैं, हम तो किसी गिनती में नहीं है, तो ऐसा नहीं। ये जो ना करने की जो हेल्पलेसनेस का जो एटीट्यूड है उसको हमें चेंज करना है। आई थिंक से हमने आई कैन एंड देन आई डू। तो ये जो एक रिकंस्ट्रक्शन मेंटल एटीट्यूड है वो हमने अपने समाज अपने में भी लेके आना है और अपने समाज में भी लेके आना है। और इसी तरह जो रिकंस्ट्रक्शन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, ये दोनों अलग अलग दो चीजें आ जाती हैं इनका। लाइक जैसे अगर हम रिस्ट्रक्चरिंग देखें एट माइक्रो लेवल एंड एट मैक्रो लेवल, कि माइक्रो लेवल जैसे मान लो मैं अपने हम लोगों की ही बात करूं कि मैंने यहाँ पे कैसे मेंबर जोड़ने हैं जो पीबीएसपी के साथ आगे जाके जुड़ सके, और जो हमारा जैसे एक एग्जीक्यूटिव का मेंबर्स का आ जाता है, नेशनल लेवल का आ जाता है, तो वहां पे हम कैसे अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, अलग अलग डिविजन्स करके ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, सोशल रिकंस्ट्रक्शन में ज्यादा हम आउटपुट दे सकते हैं। तो ये जो माइक्रो एंड माइक्रो लेवल पे जो हमने रिस्ट्रक्चरिंग करनी है अपने सोसाइटी की, तो इट शुड बी लाइक ऐसी सोसाइटी जो बेस्ड ऑन लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस पे हो। तो इस पे जो ज्योतिराव फूले जी का जो कंसेप्ट है कि चैलेंज द कंसेप्ट, जो हमारे पुराने ओल्ड रीति रिवाज उनको हमने उनको चैलेंज करना है, रूढ़िवादी सोच को हमने चैलेंज करना है, ये जो सीढ़ी नुमा ढांचा है इसको हमने चैलेंज करना है। एंड लीड्स टू इनोवेशन, कि नई हमने जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको तराशना है, न्यू पॉसिबिलिटीज को हमने इन्वेंट करना है, और न्यू जो रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी, और एक क्रिएट करना है एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें एग्लिटेरियन सोसाइटी की बात जैसे करते हैं कि एक समानता हो, ऊंच नीच ना हो। तो इस तरह हमने ज्योतिराव जो अपने महापुरुष हैं उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ते हुए हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो सपना बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिखित में दिया और उन्होंने सपना देखा जो आज तक पूरा नहीं हुआ, उस पे हमने सबने मिलकर वर्क करना है। तो इसलिए पीबीएसपी जो है वो इसका जो मेन है मकसद ये है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म। अभी तक हमने जो अम्बेडकरिज्म जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनको जब पढ़ते हैं तो हम इतना ही जान पाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा, संविधान में जो बहुजन समाज था उनको बहुत सारे उन्होंने हक लेके दिए, बस इतना ही, दो बातें, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता और बहुजन समाज के लिए बहुत सारे हक नहीं। अनएक्सप्लोर्ड में आ जाता है कि उनकी एजुकेशन फिलॉसफी क्या थी। उनकी एजुकेशन फिलॉसफी ही सोसाइटी की इक्वालिटी पर टिकी हुई थी। वो ये कहते हैं कि वो एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है जिसमें सोशल कंटेंट ना हो। जैसे हमने पहले बात करी कि अगर हम इस सोसाइटी में जो कमियां हैं अगर हम उसको एड्रेस किए बिना आगे चलते हैं तो we will have no end, we will have no progress, we will not achieve anything at the end. So unexplored Ambedkarism, अंबेडकर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, तो उस अंबेडकरिज्म को हमने बाहर निकालना है। मैं अभी हमारे यहाँ पे स्टैचू की स्थापना हुई अमलो में, तो तब मुझे भी मौका मिला बोलने का, तो हर कोई यही कि बस दो ही बातें, संविधान निर्माता, बहुजनों के मसीहा। तो ये जो दो चीजें हैं बाबा साहब के साथ चिपकी हुई, उसको उनके साथ साथ जो इतना बहुत बड़ा उनका जो एक व्यू है पूरे वर्ल्ड के लिए, जैसे वर्ल्ड में तो उनको इतनी मान्यता मिल रही है। अभी जैसे 14 अप्रैल को ब्रिटिश कोलंबिया में
14 अप्रैल के डे को उन्होंने इक्वलिटी डे के रूप में मनाया। बराक ओबामा जी ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज बोला। और अभी ग्रेज इन जो यूनिवर्सिटी है जहां से उन्होंने लॉ की डिग्री करी, वहां पर भी अभी उनका पोर्ट्रेट, अभी रिसेंट ही हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड HL विरदी जी हैं हमारे जलंधर से, तो वो रहते तो वहीं हैं, तो अभी उन्होंने वहां पे वो उनका पोर्ट्रेट लगवाया वहां पे, तो बहुत सारा ऐसे शेयर हो रहा था सोशल मीडिया पे। कहने का मतलब कि हर यूनिवर्सिटी, हर कंट्री में बाबा साहब को माना जा रहा है। उनकी जो पर्सनल उनके जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी लाइफ को पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे हम बच्चों की किताबें भी देखते हैं तो बस इतना सा आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, नथिंग एल्स। तो ये जो छिपा हुआ अंबेडकर है उसको हमने बाहर लेके आना है। बाबा साहब जो, जैसे हम देखते हैं को लाइक महापुरुष तो कोई भी कम नहीं है, ना सतगुरु नामदेव जी, ना संत कबीर जी, ना गुरु रविदास जी, ना ही ज्योतिराव फूले जी, बट जो रिटर्न में जो हमें दे गए, जो जिससे मनुवाद डर गया, भय खा गया, वो तो अंबेडकर ही है। तो उसको जैसे हमने बाहर लेके आना पूरे का पूरा। तो इसलिए अनएक्सप्लोर्ड अंबेडकर को हमने एक्सप्लोर करना है। और इसमें वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम कहते हैं कि वुमेन आर डी फैक्टो कस्टोडियन ऑफ रिचुअल्स, जो पुराने रीति रिवाज है, अगर हम माथा टिकी जा रही हैं, हम वो व्रत रख रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, अगर हम उन रीति रिवाजों को इतना शिद्दत से सदियों तक लेके यहाँ तक उनको हमने जीवित रखा है, तो क्या हम अम्बेडकरिज्म को नहीं रिवाइव कर सकते? तो वी शुड लाइक, अगर हम कहते हैं ना कि औरतें ही हैं जो घर में ये सारा षड्यंत्र करती हैं, इसकी पूजा करा लो, इसका पाठ करा लो, जहाँ मैंने व्रत रखना है, जहाँ जो भी हम सब करते हैं जन्म से लेके आखिर तक, तो यहां से हमने चेंज होके वी शुड बी डी फैक्टो कस्टोडियन ऑफ अम्बेडकरिज्म। तो हमने अम्बेडकराइट बनना है। अम्बेडकरिज्म के थॉट्स जो हैं वो अपनी लाइफ में भी लेके आने हैं और इम्प्लीमेंट करते हुए बाकियों को भी मोटिवेट करना है। तो इसी के लाइक PBSP की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जैसे कई बार हम करते हैं कि अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी, तो एक्शन भी प्लान कर रहे हैं। तो जैसे बीच में ये कोरोना काल दोबारा पीक में आ गया था, तो बीच में ये हुआ था कि लेबर जो हमारे स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर्ड करना, ताकि उनको जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स जो बजट में आती हैं वो उनको मिल सकें, बेनिफिट्स मिल सकें, इंश्योरेंस की स्कीम्स होती हैं, और जो कुछ जैसे बाबा साहब ने जो दिए हैं लेबर लॉ में, तो उनको रजिस्टर्ड करना लेबर को, तो ये भी धीमंत PR सर, सॉरी नाहर सिंह सर जी बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो जैसे पता ही है वो बीच में हमें छोड़ के चले गए, बट ये एक हमारा लाइक स्टेप है जो भी बीच में ही है कोरोना के बाद। मुझे भी है कि हम इसको इन एक्चुअल में अप्लाई करें। और इसी तरह बजट की डिस्कशन, जैसे हम स्टेट वाइज बजट डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये भी PBSP का एक मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है। और इसी तरह जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में अभी रिसेंटली जो बनी है, उसमें भी जो चेंजेस थी वो भी PR अम्बेडकर सर ने और जो हमारे प्रोफेसर हैं उन्होंने भी इसको में जो चेंजेस थी वो अपनी तरफ से उन्होंने दी हैं। आगे वो मनुवादी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते वो उनकी है, बट हमने उसको दिया है। तो इस तरह PBSP की अगर बात करें तो ये एक मतलब फ्रेमवर्क है फॉर दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को इन एक्चुअल में लाने के लिए। तो इट इज अ नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल, नॉन एजुटेशनल ये प्रोग्राम है। और इसमें जो ट्रेनर्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड हैव डिवोशन, दे शुड हैव डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, रिजॉल्व एंड ग्रिट। कुछ भी हो जाए, लाइक हमने अपनी जो डिवोशन, डिटर्मिनेशन, उसको हमने कम नहीं करना। जैसे नाहर सिंह सर, मुझे आज भी याद है जिस दिन उनकी लाइक हमें न्यूज मिली, वो 2:30 बजे ही जैसे अलविदा कह के गए हमें, और हम उसके बाद सभी मिले, सभी साथी 6:30-7 बजे मिले। तो PR सर ने कहा कि इट इज अ ग्रिट, कि हमने मतलब एक पल भी वेस्ट नहीं करना, और हमने मतलब ये एक पीसफुल रेवोल्यूशन के तौर पर है कि जैसे हमारे देश में तो इतनी सारी सॉरी इतनी सारी सेनाएं हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो ये कुछ इस तरह से कोई फोर्स नहीं इसमें हमने लगानी, इसमें हमने सिर्फ एक
सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पीसफुल रेवोल्यूशन लेके आना है थ्रू दीज लाइक 5 डिसिप्लिन जो पीवीएसपी में हमें दिए गए हैं फॉलो करने के लिए। और जो हम ट्रेनीज हैं या मेंबर्स हैं, हमें इनकलकेट करना होगा अपने हैबिट्स में, बिहेवियर में ओपन माइंडेडनेस, कि हम ओपनली, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम कई बार खुले में बात करते हैं कि वी शुड बी ओपन माइंडेड। कहीं हमें लग रहा है कि मैडम तीरथ बाला कुछ गलत कह रही हैं या कुछ ठीक नहीं उनको लगा या कुछ नहीं समझ आया, तो ओपन माइंडेडली हमने अपना व्यू रखना है और होल हार्टेडनेसली हमने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। और सेल्फ हेल्प, जैसे हम कहते हैं कि हमने दूसरों पे निर्भर नहीं रहना। यहाँ पर भी मान्यवर कांशीराम जी कहते हैं कि जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे बारे में सोचें, तो वो हमारे लिए बेटर नहीं सोचेंगे, वो हमारे लिए अपने हिसाब से सोचेंगे। तो हमने दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना, हमने सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प लेके चलना है और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मिशन एंड अपने आप में एक साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड लेके आना है कि साइंटिफिकली सोचना है। हमारे देश में सबसे ज्यादा कमी जो है साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड की है। कहने को तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गए हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इसमें रहेगा, बट वो हम आज की डेट में देख ही रहे हैं कि ये बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड है वो हमें अपने आप में लेके आना होगा। तो इसके साथ सहकारियों में दूसरे टॉपिक पे आती हूँ जो हमारा अशोका द ग्रेट का है, जो 21st सेंचुरी में हम अशोका द ग्रेट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि सम्राट अशोक जो थे वो 295 बीसी में, 295 बीसी बिफोर क्राइस्ट, लाइक उनका जन्म होता है और फिर वो 20-21 साल की एज में वो लाइक राजा बनते हैं। और उसके बाद फिर वो बहुत सारी जैसे लड़ाई वगैरह के बाद जब कलिंगा का युद्ध होता है और फिर वो देखते हैं कि जीत के बाद जो इतना नरसंहार, जो खून या लॉस को देख के वो सेल्फ रियलाइज करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वो अपने आप को। रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू उन्होंने अपने आप को भी रिकंस्ट्रक्ट किया और उससे उन्होंने सोसाइटी का भी रिकंस्ट्रक्शन करी। तो ये जो अशोका द ग्रेट है उनको हमें बहुत जरूरत है समझने की। कहने के तो देखो हमारी करेंसी पे अशोका चक्र है, नेशनल एम्बलम में भी है। हम कहते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति उसमें जो चेयर है वहां पर भी है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी है। पीआर सर बता रहे थे कि जब हम वहां जाते हैं पार्लियामेंट में, वहां पर भी एक हॉल में बहुत बड़ा उनका ये अशोका चक्र का बना हुआ है। बट मतलब इवन देन उसकी इम्पोर्टेंस जो है, जब वो मतलब उसको नेशनल चिन्ह हमारा बनाया हुआ है और उसी को पढ़ाया नहीं जाता, उसी की फिलॉसफी को फॉलो नहीं किया जाता। तो ये एक बात सोचने वाली है। अशोका द ग्रेट जैसे कह लो कि उसी से भारत देश का नाम पड़ा, जब भारत देश जैसे कह लो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को श्रीलंका भेजा, तो और जैसे हम 84,000 स्तूपों की बात करते हैं, तो ये सब कुछ जो जैसे कहते हैं कि बुद्धा एंड अशोका ये दो ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने जो इंटेलेक्चुअल लाइक जो थॉट्स थे पूरे भारत देश के वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करे। और उन्हीं को आज जैसे कह लो कि मनुवादियों ने सबसे पीछे रखा हुआ है, उन्हीं की फिलॉसफी को। तो इसलिए यहाँ से ये निकल के आता है कि 21st सेंचुरी में जो अशोका द ग्रेट है उनके जो थॉट्स है वो बहुत ही रेलेवेंट है। और ये जो 21st सेंचुरी है, इट इज अ सेंचुरी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो दिस इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। This century is based on cooperation and interdependence. But sorry state of affair क्या है हमारे देश में, जैसे हम कल ही पढ़ रहे थे कि पूरा साल निकल गया 2020 वाला और वो लास्ट ईयर था, जो एक डेकेड मनाना था कॉपरेशन पे, वो लास्ट ईयर था और कुछ भी सरकार ने उसके ऊपर कोई लाइक ध्यान नहीं दिया। कहने को आज ही चलो ये तो हमें बात नहीं करती धर्म वाली, तो कहने को पूरा डेकेड ऐसे ही निकल गया। हालांकि उस डेकेड में जैसे जिस तरह से कोरोना महामारी आई है तो बहुत ही ज्यादा जरूरत बन जाती थी कि उसको कॉपरेशन के सारे प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता। एक जैसे कह लो कि मैं अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोलूंगी बट फिर भी
ऐसे हालात बन गए थे हमारे देश में कोरोना महामारी में कि हम कोऑपरेशन को अच्छे से अप्लाई कर पाते, बट इवन देन उन्होंने कोऑपरेशन को टच तक नहीं किया। तो यहाँ पे आ जाती है बात कि ये एक सोची समझी साजिश है। कहने को हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, बट दे आर नॉट वांट टू कोऑपरेट विद अस। सो अशोका को हमें पढ़ना है। वो लाइक एक राजा, पहले वो राजा थे, बट जैसे ही वो अपनी सोशल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, खुद की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं अपने आप की, तो फिर वो एक कॉमन मैन की तरह रहते हैं, वो एक कॉमन मैन की तरह जिए और उन्होंने पूरा सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करा। लास्ट टू लास्ट मैन जो था उनका, वहां तक उन्होंने सहकारिता को स्प्रेड किया और वहां से सहकारिता ली भी। वो कहते हैं कि अगर मैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का सहकारिता लेने में सक्षम रहा हूं अपने राज्यकाल में, तो उसके पीछे थिंकिंग स्किल का रोल था। क्योंकि जो थिंकिंग स्किल थी उन्होंने अपने राज्य में प्राइमरी क्लासेस से लेके जो हमारी डिग्री क्लासेस हैं वहां तक उन्होंने अनिवार्य कर दी थी। फ्री टू ऑल एंड फॉर दी ऑल, सबके लिए उन्होंने कंपल्सरी एंड फ्री। तो ये जो उनका था कि वो जैसे कहते हैं कि वो ही वॉज नॉट ओनली अ किंग, ही वॉज अ फिलोसफर। सो हमें उनकी फिलोसफी समझने की जरूरत है। तो वो जैसे हम कहते हैं कि वो मालिक ना बनकर वो अपनी प्रजा के वो सेवक बने, और इसी से उन्होंने जो जाति विहीन समाज था उसका निर्माण करा, जिसमें वेमिनिस्टता, विषमता, उस सब का उन्होंने, जैसे कहते हैं कि कास्ट को एकदम उन्होंने खत्म ही कर दिया था। और जो हम पढ़ते हैं कि जो माई बाप जो शब्द है वो अशोका काल में ही सबसे पहले यूज हुआ था। माई बाप, जब हम कहते हैं कि आप हमारे माई बाप हो, तो वो अशोका के लिए, अशोका के पीरियड में ही सबसे पहले यूज हुआ था। तो उन्होंने लास्ट मैन ऑफ सोसाइटी तक रीच करने के लिए उन्होंने एडिक्ट्स जो हैं उनके, तो लॉ एंड रूल उन्होंने अपने धम्मपद के पिलर्स पे उन्होंने मतलब लिख के दिए। यहीं से पत्थर की लकीर जो मुहावरा हम सुनते हैं वो बना हुआ है। और जैसे हम कहते हैं कॉपरेशन इतनी कि उन्होंने इस यहाँ तक कह रखा था कि अगर मैं मतलब सो रहा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ, अगर मैं अपने महल में हूँ, रात का समय है, तो भी मतलब तो भी एनी वन कैन रीच टू मी, कोई भी मुझे तक मेरे तक पहुंच कर सकता है। तो इस तरह से उनके समय में सहकारिता थी। और वो जो थे उन्होंने ये समझ रखा था कि ऑल सोल मस्ट बी बेनिफिटेड बाय एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल, कि सभी जो मतलब सोल्स कह लो, सोल तो चलो हम आत्मा में मैं तो विश्वास नहीं रखती, तो सभी जो लिविंग बीइंग हैं उनका हक है एजुकेशन पे और थिंकिंग स्किल पे। और वो इस बात को भी मानते थे कि ये जो इंटेलिजेंसी है, जो इमोशंस हैं, जो माइंड है, वो इंटरडिपेंडेंट है। एक ही बंदा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन सकता, एक ही बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। वही ये ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, वकील भी कर लूं, इंजीनियर भी बन जाऊं, नहीं। तो माइंड की लिमिटेशन होती है। तो जब माइंड की लिमिटेशन है, तो अगर हमें सब चीज की जरूरत है, तो यहाँ पर कॉपरेशन की बहुत जरूरत आ जाती है। तो इसलिए वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो कॉपरेशन ही एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे लाइक बहुजन समाज जो है वो एक कैपेबल समाज बन सकता है, और कैपेबल समाज बन के हम शासनकर्ता समाज बन सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि उनके समय में अलप पापम बहुकल्याणम, अलप पापम बहुकल्याणम, मतलब कम साधनों द्वारा बड़ा कार्य, ये उनके समय में संभव हो पाया। अलप पापम बहुकल्याणम, ये पाली भाषा का शब्द है। तो ये उनके समय में संभव हो पाया था कि बहुत ही कम साधनों से, जैसे बहुत ही कम संख्या बल था उनके पास सैनिक का, बट कॉपरेशन का विश्वास था एक दूसरे पर, और कॉपरेशन इतना, केयर इतनी कि उन्होंने ऐसी औषधियां तक लगाई थी कि ऐसी औषधियां जिस एरिया में वो औषधि नहीं है जो जानवरों, पशुओं या इंसानों के इलाज में काम आए, तो वो औषधि हर एरिया में बकायदा लगवाई थी। जैसे हम कहते हैं कुएं खुदवाए थे, हर 16-17 किलोमीटर पर उन्होंने पेड़ लगवाए थे, सराएं बनवाई थी। तो बहुत कुछ उन्होंने कॉपरेशन के साथ पॉसिबल करके दिखाया। तो हमारा जो है, जैसे हम कल ही मैंने एक लेक्चर सुन रही थी मैं कि जो इंडिया है, इंडिया में जो हम कहते हैं कि जो
सम्राट अशोक थे, उनके कार्यकाल में 122 यूनिवर्सिटी बनी, 122 यूनिवर्सिटी बनी। और सभी के लिए, जैसे हमने पढ़ा पहले कि थिंकिंग स्किल को जानना पढ़ना जरूरी था, फ्री एजुकेशन थी प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक। और जो यंगस्टर होते हैं जैसे 18 से लेके 23 साल की एज तक, तो उन सब का डिग्री कॉलेज में जैसे डिग्री लेना अनिवार्य था, सब पढ़ते थे। या वैसे भी किसी भी देश में 18 to 23 जो एज है वो डिग्री लेने की एज होती है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो यूथ है वो उस वक्त कॉलेजेस में हो। बट इन रियलिटी में इंडिया में कहते क्या है कि महज 16 to 18% ही जो है हमारा यूथ है जो डिग्री वगैरह ले रहा होता है। बाकी सारा यूथ जो है हमारा जैसे कह लो कि ड्रॉप रेट इतना बढ़ गया है हमारे एजुकेशन का, इस हिसाब से उन्होंने कर रखा है कि ड्रॉप रेट इतना बढ़ गया है कि 100% की बजाय सिर्फ 16-17% ही जो हमारा यूथ है वो डिग्री कॉलेजेस में होता है उस एज में जिसमें वो पढ़ाई करना चाहिए। और इसी तरह अगर हम इंटेलेक्चुअल क्लास की बात करते हैं कि जो हमारा शेयर है, हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो इंडिया का शेयर है दैट इज 17.5%, जो हमारी पॉपुलेशन का शेयर है टू दी वर्ल्ड पॉपुलेशन। और अगर हम इंटेलेक्चुअल की बात करें तो वो सिर्फ 3.16% है। तो यहां से पता चलता है कि हमारे में कहने को तो हम कहते हैं कि हमने महासत्ता बनना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का निर्माण करना है, योग गुरु विश्व गुरु की बातें करते हैं। बट इंटेलेक्चुअल क्लास जहाँ जो एक एजुकेशन जो एक क्वालिटी एजुकेशन है वो इतनी कम है कि मतलब जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड की, उसमें भारत देश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। तो कहने का मतलब हम हर तरह से पिस रहे हैं, हम कहीं भी अपने देश को लीड नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमें महान अशोका, सम्राट अशोक का जो कार्यकाल था उसमें जो उनकी सहकारिता की नीति थी, जो थिंकिंग स्किल पे उन्होंने जोर दिया था, उस सबको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और उनको अंडरस्टैंड करके हमें अपने लाइफ में फॉलो करने की जरूरत है। तो साथियों साथ इसी के साथ मेरा जो लास्ट टॉपिक था एम्पैथी। एम्पैथी जो है इट इज द माइलस्टोन फॉर कोऑपरेशन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज एन अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग अनदर पर्सन्स इमोशनल एक्सपीरियंस। बट अगर हमने इसको जैसे ये सिंपैथी के साथ है, जैसे सिंपैथी जो है उसमें हम कहते हैं कि हम थोड़ा सा दुख किसी के साथ जताते हैं कि हमें सिंपैथी है। बट एम्पैथी इज अ स्टेप फर्दर, अ स्टेप फॉरवर्ड देन एम्पैथी, सॉरी सिंपैथी। एम्पैथी जो है वो सिंपैथी से ऊपर है। इसमें हम पेशेंट की जो इमोशनल एक्सपीरियंस है उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमें बीबीएसपी में हमने सीखा कि इमिटेशन अनुकरण करना है बिना किसी चीज को जानने पहचाने, और एम्यूल्यूशन है सोच विचार करने के बाद किसी चीज का अनुकरण करना। तो जो इमिटेशन एंड एम्यूलेशन में जितना फर्क है उतना ही फर्क सिंपैथी एंड एम्पैथी में है। तो पियर सर से ही मैंने कल सीखा था, वो बता रहे थे कि ऐसा हुआ कि जैसे ही 2000 में टेक्निकल और इंटरनेट का टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ा, तो ये जो बिजनेस क्लास जो थी फॉरेन में लगा लो इधर लगा लो, तो जो पहले वो अपना प्रोडक्ट बहुत इजीली सेल कर देते थे क्योंकि जो आम जो यूजर था उसको उसकी क्वालिटी जांच करने का इतने हक अधिकार, इतनी फैसिलिटी नहीं थी। बट विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट वी कैन सर्च कि इसमें क्वालिटी कितनी है। तो वो उससे क्या हुआ कि उनको प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल हो गया। वो जो पहले मूर्ख बना लेते थे बड़े बड़े जैसे उनके टैग लगा के ब्रांडिंग करके, तो वो घटिया से घटिया माल भी अपना बेच पाते थे। बट विद द इन्वेंशन ऑफ दिस इंटरनेट जो यूजर है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया और उसको मतलब अपना माल सप्लाई करने के लिए उन्होंने फिर एक डिजाइन थिंकिंग को फॉलो किया। डिजाइन थिंकिंग जिसमें उन्होंने ये देखा कि जो यूजर है उसको जरूरत क्या है, उसका माइंडसेट उन्होंने पढ़ने की कोशिश करी। उसके माइंड में घुसकर पूंजीपतियों ने अपने कस्टमर को समझने की कोशिश करी एंड दिस इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। और इस तरह उन्होंने एक डिजाइन थिंकिंग को क्रिएट करके उन्होंने जो यूजर की जरूरत है वैसा प्रोडक्ट बनाया, जो यूजर की जरूरत है वैसा प्रोडक्ट बनाया। तो इसी तरह जो मनुवाद, अगर हम इसी एम्पैथी को अपने कास्ट सिस्टम से अगर कोरिलेट करें तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो मनुवादी लोग हैं वो भी हजारों सालों से हमारी में जो कमियां हैं, जहाँ हमारे समाज में जो जरूरत है, जैसे हमें एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है,
जहाँ हमें एक जस्ट सहारा कि हाँ हम आपको लोन दे देंगे, जहाँ जैसे मंदिर में जाना, कोई जो भी कह लो कि उन्होंने हमारे माइंडसेट को पढ़ा, और मनुवादियों ने हमारे माइंडसेट को पढ़कर हजारों सालों से वो हमारा थ्रू एम्पैथी शोषण कर रहा है कि हमारी क्या जरूरतें हैं, हमें थोड़ा सा पैसा चाहिए, हमें थोड़ा सा जैसे किराए पे घर चाहिए। तो इस तरह उन्होंने ये एम्पैथी उन्होंने हमें हमें शोषण के लिए यूज करी है। बट हमने क्या करना है, हमने इसको एज ए वेल विशर, एज ए थिंकिंग क्लास ऑफ द बहुजन समाज, हमने इसको कॉपरेशन की बैकबोन बनाना है। मनुवादियों ने तो हमारी जरूरतों का फायदा लेके हमें हमें मतलब कर्म कांड में फंसाया, बट हमने एज ए बहुजन इंटेलेक्चुअल क्लास, अगर हम कहते हैं कि वी आर दी लाइक बहुजन क्लास और इंटेलेक्चुअल क्लास, कोऑपरेटिंग क्लास, हमने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूट करना है, तो हमने क्या करना है कि ये जो एम्पैथी है, जो अंडरस्टैंड करने की एक कला है, जिसको हम डिजाइन थिंकिंग कहते हैं, हमने इसको कोऑपरेशन की बैकबोन बनाते हुए अपने बहुजन समाज की जो इस तरह, फिर भी चलो ये है कि इसमें माइंडसेट को हमने पढ़ना है। तो इसी के साथ मुझे लग रहा है मेरा वक्तव्य पूरा हुआ। मैं ओवर टू, अगर महेंद्र सर होंगे, उनको ओवर टू महेंद्र सर कहती हूँ कि वो आगे पूछें अगर किसी ने कोई क्वेश्चन रखना है तो। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। Yes, ma'am. Thank you. Hello. हाँ जी सर। हाँ, yes, yes. Thank you, तिरपाला मैम। जो भी सर आपके सवाल पूछना चाहते हो अपना सवाल पूछिए। आप सब खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। पिछले जो 4 हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं अभी तक, ऑलमोस्ट उन सबको इंक्लूड किया हुआ था। डॉक्टर तीरथ ने बहुत अच्छे से उनको कंपाइल किया है और बड़े अच्छे से हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी को समझाया है, एक एक पॉइंट समझाया है, कैसे हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, कैसे हम आई कैन थिंक, आई कैन डू, आई विल डू पे कैसे जाना है। हमने ये बड़े डिटेल में अच्छे से समझाया। मुझे भी इनफैक्ट आज ही समझ आया है। मैं भी इसके ही आइडिया के अंडर, जैसे कि मैंने भी सोचा कि मैं कभी लेक्चर लिया नहीं था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और तैयारी की, फिर हमने थोड़ा बहुत चलो अपनी तरफ से जो भी जितना हो सकता था हमने लिया। तो हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने अभी, आप लोग जो नए हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। हमने भी बहुत कुछ सीखा है अभी। ये पहले जो ट्रेनिंग थी उसमें भी, और अभी जो हुआ है, चल रहा है ट्रेनिंग, उसमें भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है जो कि हमने बुक्स में नॉर्मली नहीं पढ़ा। अगर हम लोग डॉक्टर्स होके जो टफेस्ट स्टडी जिसको मानते हैं कि मेडिकल की जो स्टडी है वो टफेस्ट है, तो उसके अंडर अगर हमने थिंकिंग स्किल टाइप्स, कोऑपरेशन, या जो हमारी सोसाइटी को की जरूरतें हैं उनको अगर हमने नहीं पढ़ा है, तो टीचिंग लाइन या दूसरी अदर लाइंस है, वकील हैं या टीचर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, उनके लिए तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है ये, सबने बड़े अच्छे से लेक्चर दिया है। आज जो डॉक्टर तीरथ वाला का बड़ा अच्छा लेक्चर रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर तीरथ वाला। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल जिन्होंने अटेंड किया है। आई होप कल आप इससे भी ज्यादा जोश से सब लोग अटेंड करें और अपने साथियों को भी साथ में जोड़े। इंडिविजुअली सबको मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए। जैसे आपको मैसेज मिलता है तो इनको इंडिविजुअली फॉरवर्ड